हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रिज्म। आज हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो प्रिज्म देखिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू नॉन प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सेम एंगल। कि दो नॉन पैरेलल सरफेसेस जो कि इंक्लाइन हो रखी हैं सेम एंगल पे, दो नॉन पैरेलल सरफेस, ये दोनों पैरेलल नहीं है और इंक्लाइन हो रखी है एक प्लेन सरफेस पे सेम एंगल पे, तो इस ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ये बाउंडेड होता है दो सरफेसेस से, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि जो दो सरफेसेस होती हैं नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो ये दोनों जो एंगल बनाती हैं उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंगल ए से डिनोट किया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि इससे रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा है जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। तो देखिए इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अच्छा, अब सभी को पता है यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे ली है। जैसे ही हमने इंसिडेंट रे ली, तो जैसे ही यहाँ आपको पता है ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो रेयर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसका नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इस प्लेन का, 90 डिग्री पे जो लाइन है इस प्लेन की, तो इस प्लेन की 90 डिग्री पे लाइन यही वाली होगी। तो ये भी प्लेन ऐसे है तो उसके 90 डिग्री पे लाइन ऐसे ही होगी, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी रे, इंसिडेंट रे यदि इधर से आती है रेयर मीडियम से, तो नॉर्मल से क्या, जैसे ही वो जाएगी कहाँ पे, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है स्टूडेंट, झुक जाती है। तो ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई। अब जैसे ही हमने बात करी कि ये तो आगे रेयर से डेंसर की बात, ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, थोड़ा सा झुक जाती है। अब हम बात करें कि दोबारा ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो इसका जब मैंने नॉर्मल खींचा तो ऐसा आया, 90 डिग्री वाली लाइन इस तरह से आई। और जब ये लाइन अब क्या होगी, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये अब इसका नॉर्मल आ रहा है, इससे दूर हट गई। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और रेयर से डेंसर में आती है नॉर्मल के पास हो जाती है। ये हमें पता चला। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी इमर्ज रे है, मतलब जो लाइन आप यहाँ लाइट रे यहाँ से डाल रहे हो ना, वो इस तरह से बाहर निकल रही है। बात समझ में। अब आपने देखा कि लाइट रे जो थी वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, देखो जानी तो ऐसे चाहिए थी, ठीक है, जानी तो वो इस तरह से चाहिए थी, लेकिन अब वो गई कहाँ पे, इस लाइन में। तो ये यदि आप इसको बनाते हो तो इस तरह से हो गया, मतलब ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी इमर्ज रे है। इनके बीच में एक, मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो गई, यहाँ से जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन चली यहाँ से गई। जैसे स्टूडेंट, जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन वो किसी ना किसी एंगल से गई है, और इसी एंगल को हम बोलते हैं डेल। इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, डेल नाम से जाना जाता है। जैसे स्टूडेंट, अब इस डेल एंगल की भी डेफिनेशन दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से। तो यदि यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन देते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, कि इंसिडेंट रे कितनी टर्न हो गई। देखो इंसिडेंट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी लेकिन वो गई कहाँ से, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे हो गई। तो इंसिडेंट रे आपकी कितनी टर्न हो गई जब वो किसी प्रिज्म से पास हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोल रहे हैं, कि आपकी इंसिडेंट रे प्रिज्म से पास होने के बाद में कितनी क्या हो गई, टर्न हो गई, उसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, आज हम अभी इसी को एंगल ऑफ डेविएशन को निकालेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इसका होगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन इसका होगा क्या। तो आज हम इस वाले कंसेप्ट में यही सीखने वाले हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ प्रूफ करते हैं, तो इससे पहले मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ। तो इसको यदि मैंने इधर आई डिनोट किया है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई, तो मैंने नॉर्मल से इस वाले एंगल को लिख दिया R1। यहाँ से जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है उसको मैंने लिख दिया R2, यहाँ से E। अच्छा, ये जो एंगल बन रहे हैं ये वाला, इसको मैंने लिख दिया del1, इसको मैंने लिख दिया del2। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया, इसको del1 और इसको del2। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें कि जो आपका एंगल I है,
आई जो है वो किस किस से मिलके बना है, डेल वन प्लस आर वन। स्टूडेंट डेल वन प्लस आर वन, और यदि मुझे यहाँ से डेल वन निकालना है तो डेल वन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी मेरे पास, आई माइनस आर वन। इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर दो। इसी तरह से यहाँ पे यदि आप देखें तो क्योंकि ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, इसी तरह से ये वाला एंगल इधर इस तरह से एंगल आपस में बराबर होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसी तरह से एंगल ई किसके बराबर होगा, A2। इसको हम इमर्ज्ड एंगल बोल रहे हैं कि बाहर निकलती है तो कितना एंगल बना रहा है इंसिडेंट एंगल, अंदर आ रही है तो कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं E इजिकल्स टू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो E इजिकल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, डेल टू प्लस आर टू। तो यहाँ से मैं E की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, और यहाँ से मैं डेल टू की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या आ जाएगी, E माइनस आर टू। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर दिया। ये स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको समझ में आई। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि मैंने इस वाले पॉइंट को O डिनोट कर दिया तो आप ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको OEF, ये वाले ट्राइंगल OEF, मैं एक बार देखता हूँ कि आपको दिख रहा है क्या। हाँ सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा एंगल ट्राइंगल OEF, ट्राइंगल OEF। यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल OEF। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखो कोई भी ट्राइंगल ऐसा होता है और यहाँ पे यदि कोई एंगल बन रहा है तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम। मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये डेल है, तो डेल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है डेल, और डेल किसके बराबर हो जाएगा, R1 वो सॉरी डेल वन प्लस डेल टू। इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया, तो डेल वन प्लस डेल टू। यहाँ से हमने डेल वन डेल टू की वैल्यू पहले से निकाल रखी है। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू यदि मैं इसमें पुट करता हूँ तो डेल वन तो मेरे पास क्या आ गया, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बहुत इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से हमने डेल की वैल्यू निकाल ली है, ई प्लस आई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ENF। ये तो आपका अलग ही है, यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो मैं यही करता हूँ। इन ट्राइंगल ENF, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल ENF में देख पा रहे हैं कि इन तीनों का सम 1 2 3 R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम यदि निकालें तो देखिए एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल ENF, ये आपके पास आ गया 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यस स्टूडेंट, इसी के साथ यदि हम यहाँ पे बात करें किस की, यदि हम बात करें एंगल A, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपको पता है AENF, इन क्वाड्रिलेटरल AENF। तो आपको पता चल रहा है एंगल A है यहाँ पे प्लस, और क्या है एंगल AEN। तो आपको पता है ये AEN जो है वो नॉर्मल लाइन के साथ बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको हमने लिख दिया, चलो मैं एक बार पूरा ही लिख देता हूँ। तो एक बार AEN प्लस ENF प्लस NFA, इन चारों का सम हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। तो यहां पर स्टूडेंट हम देखें इन चारों एंगल्स का सम कितना हो गया,
360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका AENF। यदि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो आपको पता है एक ट्राइंगल एंगल AEN और एंगल NFA ये दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये नॉर्मल लाइन के साथ बन रहे हैं, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितनी डिग्री का 90 डिग्री। यहाँ से हमें मिला एंगल A प्लस एंगल ENF किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 दे दिया मैंने, यहाँ पे इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। अच्छा, यदि आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को यदि कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो ENF आ रहा है 180 आ रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंगल A किसके इक्वल है एंगल R1 प्लस एंगल R2। फ्रॉम हियर एंगल फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से हम क्या सकते हैं कि एंगल A किसके इक्वल आ रहा है एंगल R1 प्लस एंगल R2 के। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले को इस वाले से कंपेयर करें तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल है एंगल R1 प्लस एंगल R2 से। यस स्टूडेंट, इसको मैंने इक्वेशन दे दिया 6। अब आप देखो, यदि मैं इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं, पुट इक्वेशन 6 वैल्यू इन इक्वेशन 3, यदि मैं इक्वेशन 3 में यदि इक्वेशन 6 की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दूंगा A। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास निकल के आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास निकल के आ गया क्या I प्लस E माइनस A। यदि आपको I पता है, A पता है और E पता है तो आप उससे क्या निकाल लोगे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लोगे कि वो कितना। और एंगल ऑफ डेविएशन की जो डेफिनेशन होती है क्या होता है कि इंसिडेंट रे कितना टर्न हो गई है प्रिज्म से पास होने के बाद। तो आपको पता है कि वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन प्रिज्म से पास होने के बाद वो ऐसे गई है, ऐसे आके ऐसे गई है, तो कितना टर्न हो गई, वो कितना टर्न हो गई उसको हमने क्या बोल दिया एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे यहाँ तक प्रूफ हो गया। इसको कई बार ऐसा भी आता है कि प्रूफ करो A प्लस डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, तो आपको यही प्रूफ करना है, आपको यही पूरा प्रूफ करना है। यदि आपको A को इधर भेज दोगे तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सेम ही है। कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो A को इधर भेज दिया और कह दिया कि आप प्रूफ करो इस वाली लाइन को, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो यदि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, कोई गलती नहीं है। फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में अंदर यदि मैं इंसिडेंट एंगल को चेंज करता हूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इंसिडेंट एंगल को चेंज करता हूँ तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे वो I पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं इंसिडेंट एंगल को चेंज करता हूँ तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जब हम इसको इंसिडेंट एंगल को घटाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल को क्या करेंगे हम, या तो घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। तो इंसिडेंट एंगल को जब हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, जब भी हम इंसिडेंट एंगल को स्टूडेंट्स चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ घटना स्टार्ट हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा घटेगा। जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ घटना शुरू हुआ। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि अब मैं जब एक कंडीशन ऐसी आई कि मुझे डेल जो हुआ वो मिला, और उसके बाद यदि मैं इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा रहा हूँ तो अब की बार तो डेल कम हो रहा था और अब क्या होने लग गया डेल बढ़ने लग गया। मान लीजिए पहले मैंने कुछ भी एंगल दिए, इंसिडेंट एंगल के दिए मैंने 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए। अब मान लीजिए मेरा जो एंगल ऑफ ये आ रहा था आपका डेविएशन एंगल जो आ रहा था वो मेरा आया पहले वाले कंडीशन में 45 डिग्री, फिर मेरे पास आया 43 डिग्री, 42 डिग्री, यहाँ पे आया 40 डिग्री, और अब मेरे दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया 45 डिग्री, 47, 48 डिग्री, 50 डिग्री।
ठीक है। तो देखो एक कंडीशन ऐसी आई कि जहाँ पे ये क्या हुआ, कम हुआ, और फिर दोबारा क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो इसी यहाँ पे हमें कहेंगे कि तो एंगल ऑफ डेविएशन का जब आप ग्राफ बनाते हो ना डेल के साथ में, इसके साथ में इंसिडेंट एंगल के साथ, मान लीजिए इंसिडेंट एंगल है ये डेल, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि पहले घटता है फिर बढ़ने लग जाता है, और किसी जिस पॉइंट पे हमें ये मिनिमम मिलता है उसको बोलते हैं हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डिनोट करते हैं डेल एम से, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हम यही निकालने वाले हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और इससे हम और क्या चीजें निकाल सकते हैं, ये अब हम अगले इसी के साथ में सीखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आपकी ये एंगल आई जो है, तो यहाँ पे जो कंडीशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई, तो पता चला हमें कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई किसके बराबर हो जाए, ई के, इंसिडेंट एंगल किसके, इमर्ज्ड एंगल के इक्वल हो जाए, और साथ ही R1 जहाँ पे था वो किसके इक्वल हो जाए, R2 के। तो उस कंडीशन पे क्या मिलेगा, हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा, ठीक है, मिनिमम डेविएशन यहाँ से हमें मिलेगा। किस से, आई, आप याद रख लेना, देखो मैंने लिखा भी है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन कब आएगी, जब किसके आई तो किसके इक्वल हो जाए, ई के, और R1 किसके इक्वल हो जाए, R2 के। एक्सपेरिमेंटली किया गया तो हमें पता चला कि जब आई इक्वल हो जाता है ई के और R1 किसके इक्वल होता है, R2 के, तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि वो क्या, कि यहाँ पे भी हम एक प्रिज्म फार्मूला नाम से टॉपिक आता है कि प्रिज्म फार्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे उस प्रिज्म का, इसलिए उसको बोल दिया प्रिज्म फार्मूला, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे उस प्रिज्म का, और उसी को क्या बोल दिया हमने, प्रिज्म फार्मूला। तो हम उसी प्रिज्म फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो प्रिज्म फार्मूला, तो मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ, डेविएशन फॉर, तो यहाँ पे हम प्रिज्म फार्मूला देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो प्रिज्म फार्मूला में निकालने के लिए एक कंडीशन अभी पता है जो हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चल रहा है आई प्लस ई जो किसके इक्वल हो रहा है, ए के, ठीक है। तो आई प्लस ई यदि ए के इक्वल है तो और आपको पता है आई किसके इक्वल है, ई के, फॉर मिनिमम डेविएशन, तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, और डेल एम हो जाएगा 2i माइनस ए। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे बस एक कंडीशन अप्लाई कर दी, किसकी, हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी कि डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई होता है, और यदि आई ई के इक्वल है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ से एंगल आई निकालना है, तो एंगल आई क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपके आई के। जैसे स्टूडेंट ये तो मेरे पास निकल के आ गया एंगल आई, ठीक है। इसी के साथ आपने एक कंडीशन और पढ़ी है अभी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि R1 प्लस R2, जिसके पहले वाले कंसेप्ट में पढ़ी थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, ए। ये स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ए के। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ R1 किसके इक्वल है, R2 के, तो एक दोनों किसके इक्वल हो गए, R के। R1 इक्वल टू हो गया R2 के, और ये R के से यहाँ से हमने बोल दिया R1 प्लस R, दोनों की जगह R लिख दिया, तो ये हो गया 2R इज इक्वल टू A, और R की वैल्यू क्या आ गई, A/2। स्टूडेंट R की वैल्यू क्या निकल के आ गई, A/2। तो यहाँ तक तो आपको सभी को बात क्लियर हो गई होगी, R की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, A/2। अच्छा, स्नेल्स का लॉ आप सभी ने पढ़ा हुआ है, स्नेल्स का लॉ क्या कहता है, यदि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन में हमारे पास रिलेशनशिप देता है स्नेल का लॉ, तो अब हम यहाँ से लिखते हैं कि यदि हमारे पास ए म्यू जी हमें निकालना है ग्लास का और एयर का, तो ये क्या हो जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है म्यू जी को तो हम लिखेंगे म्यू के इक्वल, और म्यू ए ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी अपॉन म्यू ए साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करता हूँ तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो आ जाएगा डेल एम प्लस ए
बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बाई 2। स्टूडेंट ये मेरे पास निकल के आ गया क्या, म्यू का फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रिज्म फार्मूला के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से, प्रिज्म फार्मूला के नाम से हम इसे जानते हैं। अच्छा आप सभी को पता है यदि ये जो एंगल है ना वो बहुत छोटा है, साइन आई और साइन आर जो एंगल है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। तो यदि थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो उस कंडीशन में यदि आपके पास ये जो प्रिज्म है वो स्मॉल एंगल का है, तो उस कंडीशन में ये जो साइन आई होगा ना वो इक्वल हो जाएगा आई के, और साइन आर ये इक्वल हो जाएगा आर के। तो हम इसका फॉर्मूला सीधे सीधे निकाल लेंगे, म्यू इजिकल्स टू, तो ये साइन साइन हट जाएगा उस कंडीशन में, तो ये म्यू इजिकल्स टू डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। सॉल्व करते हैं, म्यू इजिकल्स टू डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई ए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने पता चल रहा है 2 से क्या हो गया, 2 कट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कट हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन ए प्लस 1। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं डेल एम अपॉन ए प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो डेल एम अपॉन ए प्लस 1, और यहाँ से भी हम डेल एम को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यदि म्यू माइनस 1, ये 1 को मैंने यहाँ पे भेजा तो हो गया म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई ए, यहाँ से भी हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से भी, यदि हमें म्यू पता है और ए पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी को समझ में आया इस आज की कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रिज्म फार्मूला के बारे में जाना है, हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं वो सब जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब डेली फिजिक्स को पढ़ते रहिए, वीडियो नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, ठीक है, आपको शॉर्टली समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।